होते ये आसानी है, और आपने जो अर्थमेटिक वगैरह में पढ़ा है लगभग वैसे ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। टुडेज टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो सबसे पहले तो देखिए वैल्यूएशन क्या होता है और सिक्योरिटीज क्या होती हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू निकालना एट द जीरो पीरियड टाइम। किसी एसेट की वैल्यू निकालना एट द जीरो पीरियड ऑफ टाइम। जीरो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि आज उसकी क्या वैल्यू है, आज उसकी क्या वैल्यू है। ठीक, सो वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ एन एसेट एट जीरो पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए कि अगर आपके पास आज की डेट में 100 शेयर हैं तो उनकी कितनी वैल्यू है, उनकी कितनी वैल्यू है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी के या रिलायंस कंपनी के आपके पास शेयर हैं, या मान लीजिए आप HUL के आपके पास शेयर हैं, तो आज की डेट में उनकी कितनी वैल्यू है। ठीक, तो वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यूएशन का मतलब कि जो हम हमारे पास एसेट है उसकी हम जो वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे अगर हम कहें कि आप इस समय घर में रह रहे हैं तो आपके इस समय घर की वैल्यू कितनी है, तो वो होती है आपकी वैल्यूएशन। ठीक, अब हम फाइनेंस में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो हम यहाँ पर जो सिक्योरिटीज पढ़ेंगे वो कौन कौन सी होती है। सिक्योरिटीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर। यहाँ पर जो हम बॉन्ड और डिवेंचर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों एक ही हम करेंगे। कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में बॉन्ड को अलग और डिवेंचर को अलग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास सिक्योरिटीज होती हैं वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर। इनका वैल्यूएशन हम करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे छोटे छोटे के, और ये आपका जो एग्जाम में आता है तो इसके कुछ मॉडल भी होंगे जो आपकी अगली यूनिट में आते हैं, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और लेकिन होते बहुत छोटे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको आगे आसानी रहेगी। ठीक, तो जो सिक्योरिटीज होती हैं तो मोस्टली उसमें जो आती हैं शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर। यहाँ पर एक ही याद रखिए, शेयर या इक्विटी शेयर दोनों हम एक ही होते हैं। शेयर या इक्विटी शेयर जब भी हम बात करेंगे तो वो एक ही होंगे। ठीक, कभी हम इसको इक्विटी बोल देंगे या कभी हम शेयर बोल देंगे। अब बात करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास सिक्योरिटी की है इस समय, जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास सिक्योरिटी मतलब कि शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो भी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसका फ्यूचर में वैल्यू, उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना होगा, ये कहलाता है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। अभी लास्ट जब हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो उसमें हम क्या करते थे, एन्युटी वगैरह कैलकुलेट करते थे। एन्युटी हमने कैलकुलेट किया था, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट किया था हमने, कैसे लोन वगैरह जो आप रिपेमेंट करते हैं उनकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, पेमेंट कैसे होती है, आपका लोन इतना लेते हैं तो कैसे अदा करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये हमने सारा सब कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर किसी वैल्यू सिक्योरिटी की जो इस समय प्रेजेंट वैल्यू हो और उसकी जो फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली, जो फ्यूचर में वैल्यू होगी वो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जो ये है रिलेशन वो कहलाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, इसके बाद उस सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने अभी आपके पास 100 शेयर हैं या आपके पास 20 बॉन्ड हैं किसी कंपनी के। ठीक, और आपको उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो 10% का रिटर्न कितना मिल रहा है 5 साल बाद। जो डिवेंचर होते हैं लॉन्ग टर्म या वो मिड टर्म होते हैं, मतलब कि 1 साल या 1 साल से ऊपर के लिए होते हैं मोस्टली। ठीक, तो जब ये वैल्यू होती है तो इनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है, जब इनका मैच्योरिटी एंड होती है तो उस समय जो उस सिक्योरिटी की वैल्यू होती है वो कहलाती है टर्मिनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए
कि अगर अभी आपके पास 1000 के शेयर हैं और 1 साल बाद वो हो गए मान लीजिए 1500 के, 1500 के, तो वो जो वैल्यू होगी 1 साल बाद मैच्योरिटी पर जो मिलेगी वो कहलाती है टर्मिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। और हम यहाँ पर क्योंकि फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर सिक्योरिटीज का ही वैल्यूएशन पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी सिक्योरिटी होती हैं एसेट्स जिनका हम वैल्यूएशन करते हैं, जैसे लैंड हो गई आपकी, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई मशीनरी हो गई, और इसके अलावा कुछ रिसिप्ट वगैरह होते हैं, कुछ डेट्स वगैरह होते हैं, तो इन सब का भी हम वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम इनका करते हैं। तो जो हमने ये देखा है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स ये सब होते हैं, तो इनमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है जरा हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले किस बेस पर ये वैल्यूज या सिक्योरिटीज इनका वैल्यूएशन किया जाता है। सबसे पहला बुक वैल्यू। अगर किसी सिक्योरिटी का आप लिए हैं तो उसकी बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो ये होती है जो टोटल एसेट आपके पास बुक वैल्यू की है, टोटल एसेट आपकी जो है उसकी बुक वैल्यू, ठीक। और जो आपके पास टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो आपके पास टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उनका डिफरेंस होता है ये। मतलब कि आपके पास जो टोटल एसेट है उसकी बुक वैल्यू और टोटल जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, अगर उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दें तो आपकी सिक्योरिटी की बुक वैल्यू निकल आएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास जितने शेयर हैं, शेयर का मतलब आपके पास जो शेयर होल्ड कर रखे हैं वो शेयर मान लीजिए, इसके बाद आपको लायबिलिटीज इंटरनल नहीं, कंपनी के अंदर नहीं, मान लीजिए आपको सैलरी देना है किसी को, वो नहीं, जो आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी से उधार लिया है, वो आपको देना है। तो उन दोनों वो और आपके पास जो टोटल शेयर है वो, उनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। इसको हम बोल सकते हैं कि नेट वर्थ, ये हमारे पास नेट वर्थ है, या हम कह सकते हैं कि ये शेयर होल्डर्स का फंड है। दिस इज आर शेयर होल्डर्स फंड और दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ। So the difference between book value of total asset and book value of total external liability, दोनों का जो डिफरेंस है that is called your book value of the security. अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? The current price at which the security can be sold is market price. जैसे आप मार्केट में जब अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सुने हो तो कहते हैं अरे आज कुछ मार्केट शेयर का भाव बढ़ गया, आज कुछ शेयर का भाव गिर गया, आप ये सुनते हैं। तो वो कैसे? मान लीजिए कि आपके पास कोलगेट कंपनी के शेयर हैं, कोलगेट कंपनी के शेयर हैं, तो आपने आज लिया था, मान लीजिए जब लिया था तो वो हो गया 100 रुपए का था, और जब आप बेचेंगे तो वो मान लीजिए कि 125 रुपए का था। तो जिस समय वो बेचा जाता है वो कहलाता है उसका मार्केट प्राइस। मान लीजिए कि जब आपने 100 रुपए का कोलगेट कंपनी का शेयर लिया था और आप बेच रहे हैं उसको 125 पर, तो वो उसका हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब कि जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, इसी के बेस पर आपका जो मार्केट अप एंड डाउन होता है, ठीक। तो ये तो हो गया मार्केट वैल्यू, ठीक। फिर है गोइंग कंसर्न वैल्यू। The amount a business concern could realize if the business is sold as an operating unit is known as going concern value. मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस चलते हुए, मतलब कि बिजनेस को हम बेच रहे हैं, कब? जब आपका वो रनिंग कंसर्न हो, ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है ना। तो उस समय जो उसकी वैल्यू होती है वो कहलाती है गोइंग कंसर्न वैल्यू, गोइंग कंसर्न वैल्यू। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी कितनी सेल्स की एबिलिटी है, आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करें। मान लीजिए, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका मान लीजिए एचयूएल है, एचयूएल की बहुत सी यूनिट चल रही हैं, एचयूएल की बहुत सी यूनिट चल रही हैं, ठीक।
अब उसमें से किसी एक यूनिट को आपको लग रहा है कि हमें इसको बेचना चाहिए, तो बहुत सी यूनिट में से एक यूनिट को लग रहा है कि आपको बेचना चाहिए, ठीक। तो जब आप उसको बेच रहे होता और उस समय उसकी जो प्राइस होती है, उस समय उसकी जो प्राइस होती है वो कहलाती है गोइंग कंसर्न वैल्यू इन द रनिंग कंडीशन, ठीक। और हम ये सोच करके भी करते हैं कि उस समय जो हमारी सेल्स है वो बढ़ने की संभावना है, हम उसमें ये निकाल मान के चलते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ने की संभावना है, जिससे हम फ्यूचर में उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज लिक्विडेटिंग वैल्यू, the amount which the owners would realize after having liquidated the business, it forms liquidation value. It may also be zero. लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फंड है उसकी तरलता, आप उसको कितना कब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विडिटी अगर आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या उसके पहले भी जो अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, तो हर कंपनी का अपनी एक लिक्विडिटी होती है। अगर कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो उसके जो शॉर्ट टर्म के कैश होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म रनिंग होता है, तो उससे उसके ऑपरेशन सही से चलते रहते हैं, ठीक। तो अगर कभी भी बिजनेस जो चला रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का ऑनर है, उसको लगता है कि हमारा जो इस समय बिजनेस की जो वैल्यू है वो लिक्विडिटी में है, मतलब कि हमारे बिजनेस की वैल्यू लिक्विडिटी में, कि हम अपने बिजनेस को आराम से चला रहे हैं, उसमें हमें जो डेली ऑपरेशन जो शॉर्ट टर्म के हमारे जो रिक्वायरमेंट हैं, अगर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्म जो है इस समय लिक्विडेशन वैल्यू में है। और हाँ, कभी कभी ये जीरो भी हो सकती है। कैसे? जब आपके पास जो डेली ऑपरेटिंग के या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो आपकी खत्म हो जाती है, वो आपकी खत्म हो जाती हैं, तो हो सकता है कि आपकी लिक्विडेटिंग वैल्यू जीरो हो जाए। लिक्विडिटी का मतलब होता है, जैसे आपने एक वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि जो डेली आपको डेली ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही डेली उसके लिए फंड की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास जब भी जितनी जरूरत हो हम उसका उतना इस्तेमाल कर पाए, तो जो ये वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है लिक्विडेटिंग वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू, नाउ अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स इट इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसेट, मतलब कि कोई एक ऐसा एसेट है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग से, तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आपके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर हैं और आपने उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इनमें भी डिफरेंस ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर हैं और आपने उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है, तो आपने उनको रिप्लेस किया है, तो इस तरह से जो उनकी वैल्यू होगी वो कहलाएगी रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक। तो दीज आर द सम वैल्यूज which will be used when we evaluate our securities। जब हम अपनी सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करेंगे तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो इस्तेमाल होंगे। वन थिंग और, एक और होती है फेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है या फेस वैल्यू? जब कोई भी सिक्योरिटी इशू की जाती है। फेस वैल्यू क्या होती है? जब कोई वैल्यू सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उस समय जो उसकी वैल्यू होती है वो कहलाती है उसकी फेस वैल्यू। मान लीजिए कि एक कंपनी है पीएनजी, पीएनजी कंपनी ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर इशू किए। कब? सबसे पहली बार, जब पहली बार वो कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो कहलाते हैं आपका क्या? फेस वैल्यू। जिस वैल्यू पर वो इशू होते हैं वो कहलाते हैं आपके फेस वैल्यू, ठीक। ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट इज द सम ऑफ
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम एन एसेट। मतलब कि अगर आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें क्या प्रेजेंट वैल्यू के जो कैश फ्लो होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के जो कैश फ्लो होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, ठीक, मशीनरी से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वैल्यूएशन होगा, जो मशीनरी से प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है, डेली डेली उसमें प्रोडक्शन होता है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रही है उसके प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा, उससे कैश फ्लो हो रहे हैं, उससे हम कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू। इट इज द मोस्ट रिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, अब हम ये सारे जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे, ठीक, कि हम इनकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। और एक चीज और, इनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं कि जब हम ये निकाल रहे हैं तो जो शेयर होते हैं उसमें डिविडेंड का, उसमें ग्रोथ के चांसेस का, विदाउट डिविडेंड का, डिवेंचर्स में ऐसे ही होते हैं कि शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। तो इसमें डिवेंचर्स में तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स या बॉन्ड क्या होते हैं कि उसमें एक मैच्योरिटी टाइम होता है जिसमें एक फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड होता है, फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं तो वो कहेगा कि मैं आपको 10% देता हूँ, जब कंपनी बॉन्ड या डिवेंचर इशू करती है तो 10% का रिटर्न 5 साल में, 5 साल में 10% का रिटर्न। आपने देखा होगा कि जैसे LIC वगैरह है तो ये क्या बॉन्ड इशू करती हैं, इनकी स्कीम चलती है तो वो बॉन्ड इशू करती हैं कि आप इतना पैसा हमें दीजिए और हम आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद इतना देंगे। इसमें भी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के डिबेंचर्स या बॉन्ड चलते हैं। ये डिबेंचर्स मोस्टली 1 साल से ऊपर के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह के ये होते हैं। उसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक। तो अब हम वैल्यूएशन करते हैं बॉन्ड या डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, डिबेंचर्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स and bonds are mainly issued by government and quasi government agencies। ठीक, डिबेंचर्स का मतलब कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कारपोरेट सेक्टर हैं वो आपको डिबेंचर्स इशू करते हैं, और जो बॉन्ड इशू करते हैं वो मेनली गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती हैं या सेमी गवर्नमेंट की, जैसे लिमिटेड कुछ कंपनियां होती हैं, वो आपको बॉन्ड इशू करती हैं। ठीक, जैसे आपके पास रिलायंस कंपनी है वो क्या इशू करेगी, डिवेंचर। इसीलिए हमने कहा था कि ये बॉन्ड और डिवेंचर होते एक ही चीज है, होते दोनों एक ही चीज है, दोनों में पर्टिकुलर एक मैच्योरिटी पीरियड होगा और एक इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक, तो दोनों में जो है जब होता है तो रिटर्न आपका कुछ टाइम पीरियड बाद मिलता है, अब वो टाइम मोस्टली मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इट कैरेज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट इज कूपन रेट। हाँ, वन थिंग मोर, यहाँ पर कहीं कभी जहाँ बॉन्ड या डिबेंचर लिखा है तो उनको कभी कभी कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, इनको कहीं कहीं कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। कूपन बॉन्ड, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारा सब कुछ इन्हीं का है, ठीक। तो इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा और एक टाइम पीरियड होगा, इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा और टाइम पीरियड होगा। अब हमें किसी बॉन्ड या डिवेंचर या कूपन बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू सी, सी क्या है, इंटरेस्ट फॉर द टाइम टी, मतलब कि आपको टी टाइम बाद जितना इंटरेस्ट मिलना है, टी टाइम बाद आपको जितना इंटरेस्ट मिलना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर और इसकी होल पावर टी। तो आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। और टी क्या है, टी है आपका
टाइम, कि इतने समय बाद इतने रिटर्न रेट से ये हमको मिलेगा। यहाँ पर आर की बात अगर करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, IRR। फिर प्लस टीवी, टीवी का मतलब टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू का मतलब वो है जो आपका टोटल अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। टर्मिनल वैल्यू इज द टोटल अमाउंट विच विल यू गेट आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। जैसे ये तो इंटरेस्ट हो गया, सी आपका इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल दोनों होगा वो होगा आपका टीवी, ठीक है ना। तो टर्मिनल वैल्यू रिपेबल एट मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और उसकी होल पावर n। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि कितने साल में वो मैच्योर होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीजें, एक आपको जब मिल रहा है टी टाइम बाद, टी टाइम बाद क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, और एक मिल रहा है जो टोटल आपका रिपेमेंट टर्मिनल वैल्यू होगी वो कितना, एक मैच्योरिटी पीरियड पर। तो वो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब हम जरा इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन इन्वेस्टर परचेजेस ए बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज 1000। एक कोई इन्वेस्टर है, उसने एक बॉन्ड खरीदा जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, ठीक। मैच्योरिटी पीरियड इज 5 ईयर्स, उसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, एंड कूपन रेट इज 7%, कूपन रेट इज 7%, जो इंटरेस्ट था, ठीक है ना, सी मिल रहा था हमारे पास 7%। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, IRR जो बोले थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 8%. What amount he should be willing to pay now to purchase the bond if it matures at par? अगर उसको ये बॉन्ड खरीदना है तो उसको अभी कितना रुपया पे करना होगा, तो अभी कितना रुपया पे करना होगा। देखिए कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, ठीक। तो आपको 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है, आपको 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है। अब 1000 का 7% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 का सी क्या था आपका, कूपन रेट था, इंटरेस्ट मैंने बताया था ना अभी, यहाँ पर पीछे देखिए सी क्या है, कूपन और इंटरेस्ट फॉर टाइम टी, ठीक है ना, इंटरेस्ट फॉर टाइम टी समय के लिए इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर टी का रेट, सी का रेट कितना है 7, फेस वैल्यू कितनी 1000। अब 1000 का 7% के हिसाब से देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 70 रुपया, ठीक। तो 70 रुपया। अब इसका पहले साल का कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, 5 साल में मिलना है, दूसरे साल में निकाल लेंगे, तीसरे साल में निकाल लेंगे, चौथे साल में, 5वें साल में, और फिर जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू फेस वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, जो टर्मिनल वैल्यू है, जो हमारे पास टर्मिनल वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, टर्मिनल वैल्यू एट पार है, यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू एट पार का मतलब कि जो हमारे पास फेस वैल्यू, अभी मैंने बताया था ना कि फेस वैल्यू या पार वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू, तो अभी मैंने यहाँ पर जस्ट बताया, तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू है एट पार दैट इज 1000, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 8%। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 7% के हिसाब से 1000 का इंटरेस्ट 70, ठीक। हाँ एक चीज और देखिए, जो आपके पास ये यहाँ 1.1 प्लस 0.08 लिखा है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर टेबल से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर टेबल से भी देख सकते हैं। देखिए फिर
70/1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है आर, दैट इज 8, तो 8 को हम 0.08 लिख रहे हैं। तो पहले साल के लिए इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज 64.81, 64.81। दूसरे साल के लिए 60.01। अब यहाँ पर देखिए 70 ये आपका हो गया कूपन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। नीचे 1 प्लस आर दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की होल पावर 1, मतलब कि पहले साल के लिए, 1 का मतलब पहले साल के लिए, प्लस 70/1 प्लस 0.08 की होल पावर 2, मतलब ये वाला अब दूसरे साल के लिए 70/1 प्लस 0.08 की होल पावर 2 दैट इज फॉर सेकेंड ईयर। सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, 5 साल के लिए हो गया। और ये टर्मिनल वैल्यू हो गई, टर्मिनल वैल्यू आपकी 5 साल की है। आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो ये वैल्यूज दी हैं अलग अलग साल में, जैसे 70/1 प्लस दिस, आप चाहें तो इसको पूरा इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे इनको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पढ़ते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ईयर के लिए वैल्यू, सेकेंड ईयर के लिए वैल्यू, थर्ड ईयर के लिए वैल्यू, फोर्थ ईयर के लिए वैल्यू और फिफ्थ ईयर के लिए वैल्यू, प्लस लास्ट में टर्मिनल वैल्यू। तो अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 960.06, 960.06। इसका मतलब कि उस इन्वेस्टर को इस समय 960 रुपीज और 6 पैसा पे करना होगा उस डिवेंचर को खरीदने के लिए। जो बॉन्ड है जो खरीदना है इन्वेस्टर्स को, जिसका फेस वैल्यू 1000 है, उसको अभी करंट में 960.06 रुपीज पे करने होंगे, ठीक। तो इस तरह से हम डिवेंचर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यही चीज अगर जो हमारे पास ये कूपन रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हम इनको क्या कर दें हाफ ईयरली, हम इनको कर दें हाफ ईयरली। अब हम ये सारा सब कुछ हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, जैसे 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 आपका टाइम पीरियड का रिड्यूस होता है और रेट होता है, तो रेट भी उसी तरह से चेंज हो जाते हैं, रेट हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये मैच्योरिटी पीरियड इज 5 years एंड कूपन रेट इज 7%, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर हाफ ईयरली। अब जो है ये पहले एनुअली कैलकुलेट कर रहे थे हम, अब हम इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास दिया हुआ है एनुअली, तो हम ये सारी चीजें हाफ हाफ कर देंगे। जैसे 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर बन जाएंगे 10। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, दो हाफ हाफ कर दो, 6 मंथ के, तो 5 ईयर्स में 10। अब ये जो 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था वो था एनुअली, तो अब 6 मंथ में कितना हो जाएगा 4। जो ये कूपन रेट था वो था 7%, तो अब ये कितना हो जाएगा 3.5। तो जो हमने यहाँ अभी 5 बार निकाला था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, अब वो हम निकालेंगे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और 10th, हम 10th तक निकालेंगे। देखो, तो जब हम इस तरह से करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो हमारे पास रेट होते हैं, जो हमारे पास रेट होते हैं हम उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, हम उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या लगता है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर कुछ फर्क पड़ेगा? पहले जो आपके पास आया था 960.06, 960.06, क्या अब इससे कैलकुलेट करने पर घटेगा या बढ़ेगा? अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी हो तो उसमें जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो कैसे निकालते थे, एक बार एनुअली और या तो फिर हाफ ईयरली या क्वार्टरली। तो जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते थे तो वो अमाउंट
बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब हम जरा यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ठीक, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या वैल्यू आएगा। मतलब कि जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये घटेगा या बढ़ेगा। वन थिंग मोर, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउड होता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर वाली टेबल होती, प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल होती, तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखता जाऊंगा और फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना आया। लेट अस स्टार्ट, गेट रेडी। पहला 35 डिवाइडेड बाय 1.4 1.04 1.04, ठीक, कितना आएगा 33.65। लेट अस राइट डाउन होगा 33.65। थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले रहे हैं। ठीक, सेकंड, अब जो सेकंड वाला आएगा उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैसे, 1.04 इंटू 1.04 मीन्स 1.04 इंटू 1.04, 1.0816। अगर हम इसको यहीं पर लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 1.0816, 1.0816, हाउ मच 32.3595 फॉर द नेक्स्ट। अब 3 की पावर में है, ठीक, तो 35 अपॉन दिस। पहले तो हम ये सारे कैलकुलेट करके ही लिख लेते हैं, फिर उसमें से डायरेक्ट हम 35 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट वाले की तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दो एक साथ दिए हुए हैं। तो लेट अस कैलकुलेट, इक्वल टू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, हाउ मच this, so it will be equal to 35 divided by 1.124,864 this। ठीक, अब यहीं पर मैं एक और बढ़ा देता हूं इंटू 1.04। अब कितना, दिस, it means equal to 35 divided by 1.169 और 8, और यहाँ पर मैं सीधा 6 किए दे रहा हूँ, 4 डिस्क बहुत है, ये आ गया। ठीक, इसके बाद 1 2 3 4 हो गए, इसी में एक और कर देते हैं 1.04, ये हो गया आपका दिस, ये हो गया इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 1.2260, ये आ गया। अब इसी में हम एक और कर देते हैं,
1.04। कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 8 का 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 5, तो कितना गया? 1 2 3 4 5, ये हो गया 1.26। तो ये हो गया 35 और डिवाइडेड बाई 1.265 और 3 इक्वल टू ये आ गया इतना। अब इसके बाद इसमें हम 6 टाइम्स हो गया 7 टाइम्स इंटू 1.04। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कर करके पूरा कंप्लीट, ताकि आपको हमेशा याद रहे और आपको पता हो कि कैसे करना है। इसी वजह से मैं ये पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1.31 इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 1.3159 5 9 तो 5 जीरो कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा दिस। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1.04, ये आ गया 9 इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई कितने? अभी तो 8 ही हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाला कर रहे हैं हम। तो 35 डिवाइडेड बाई 1.368 ठीक 9 वाला इंटू 1.04 दिस, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 1.4331 दिस लास्ट 10 divided by multiplied by 1.04. So this will become this. So this is equal to 35 divided by 1.4802 ये आ गए। ये हमारे पास 10 इयर्स का कूपन वाला इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? हमें फेस वैल्यू वाला चाहिए। ठीक, तो हमें कितना 1000 डिवाइडेड बाई करना है। ठीक, तो लेट अस डू 1000 डिवाइडेड बाई लास्ट वाला 1 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.4802 कितना? इतना आ गया। अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है। देखते हैं ऐड करने पर कितना आ रहा है। दिस ऑटो सम 959.261। जब हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है तो द वैल्यू इज 959.261 आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उससे जो आपके पास एनुअली कैलकुलेट हुआ था उससे आपका ये वैल्यू कम हो गया है, आपका ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक, तो इस तरह से अगर इसी तरह से आप क्वार्टरली भी कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे? जो रेट हैं उनमें से 4 का डिवाइड कर देंगे और जो टाइम पीरियड है, जो मैच्योरिटी टाइम है, उसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब अगर यही चीज आपको जीरो कूपन बॉन्ड हो,
जीरो कूपन बॉन्ड मतलब कि जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होना है, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होना है, बट इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। डिस्काउंट पर इशू होगा। डिस्काउंट पर इशू होने का मतलब कि जब आप खरीदेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी उसमें से कुछ आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट पे नहीं होगा लेकिन उस समय डिस्काउंट पर मिलेंगे। तो जब इस तरह के कूपन बॉन्ड हो या डिबेंचर हो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपके जो टर्मिनल वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उससे डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एन दिए हुए पीरियड, ठीक। अब यील्ड टू मैच्योरिटी, अब जैसे यहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं ना, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये आर आपका क्या है, रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलना है, ये एन क्या है, मैच्योरिटी पीरियड, पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और ये टीवी क्या है, टर्मिनल वैल्यू। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, जबकि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है लेकिन जो आपको इशू होगा बॉन्ड वो क्या होगा, डिस्काउंट पर इशू होगा। डिस्काउंट पर इशू होने का मतलब क्या होता है, ये एक अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं और आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें कभी कभी ये पूछा जाता है, तो डिस्काउंटिंग क्या होता है कि आपको जब शेयर इशू किए जाते हैं तो जो वैल्यू होती है, मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू है और उसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिला है, तो जो 100 रुपए का शेयर है वो आपको 95 में मिलेगा, जो आपको 95 में मिलेगा। ऐसे ही जो यहाँ पर अगर हम पीछे देखें तो जो वैल्यू जिसकी 1000 थी, अगर वो आपको डिस्काउंट पर मिलता है, जो डिस्काउंट पर मिलता है मान लीजिए 5%, 8%, 10% जो भी हो, तो उतना ही वो लेस करके मिलेगा, उतना ही वो लेस करके मिलेगा वो, ठीक। ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ना यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, मतलब कि ये वो रेट होता है जब कोई इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है या होल्ड करता है और उसको तब तक रखता है जब तक कि उसको मैच्योरिटी नहीं हो जाती। मीन्स द यील्ड टू मैच्योरिटी, बुक यील्ड और रिडेम्पशन यील्ड ऑल आर सेम, इज रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर हु परचेज बॉन्ड्स एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। यील्ड का मतलब अर्न करना, मैच्योरिटी का मतलब जब तक इसको कंप्लीट ना हो जाए। तो जब भी कोई बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद जब मैच्योर हो जाता है और कोई भी इन्वेस्टर उसको उस समय तक होल्ड करके रखता है, so that is called your yield to maturity, ठीक। And yield to maturity is the discount rate at which the sum of all future cash flows from the bond, coupons and principal is equal to the current price of the bond। अब इसमें क्या कह रहा है, yield to maturity is the discount rate, जो आपकी मैच्योरिटी पर जो भी मिलेगा वो इज अ डिस्काउंट रेट एट विच द सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द बॉन्ड इज इक्वल टू द करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। मतलब कि उससे जो आपको मैच्योरिटी जो आपको मिल रही है वो क्या है, इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट है इसका, जो फ्यूचर में उस बॉन्ड से जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं उनका सम वो किसके बराबर होगा, वो करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड के बराबर होगा। मान लीजिए आपने कोई एक बॉन्ड खरीदा है, ठीक, और आपने उसको 5 साल तक होल्ड करके रखा है, तो 5 साल में उसके जितने भी कैश फ्लो होंगे उन सबका सम, 5 साल में जितने भी उसके कैश फ्लो होंगे उन सबका सम जो करंट में उस बॉन्ड की प्राइस होगी उसके बराबर होगा, जो करंट में उस बॉन्ड की प्राइस होगी उसके बराबर होगा, जैसा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में होता है, जैसा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में होता है, ठीक। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज डिटरमाइंड सेम एज बॉन्ड। जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो रिडीम करते हैं उनका जो है हम सेम एज बिल्कुल बॉन्ड की तरह ही निकालते हैं।
जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ PD1/1 प्लस R1 प्लस PD2। अब यहाँ पर PD2, PD1, PD3, PD4 क्या है? ये डिविडेंड है, ये आपके जो हर साल मिलने वाले डिविडेंड हैं, ये हैं, ठीक है ना। पहले साल में आपको कितना मिला, दूसरे साल में आपको कितना मिला, तीसरे साल में कितना मिला और चौथे साल में कितना मिला, और लास्ट में जो आपका टर्मिनल वैल्यू होगी, लास्ट में आपका टर्मिनल वैल्यू होगी। और जो इररिडीमेबल होते हैं, अच्छा वन थिंग मोर, आपके जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कई तरह के होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इस तरह से कई शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो आपको इनको भी पढ़ना होगा, ठीक। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके लिए फॉर्मूला दिस, दैट इज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर प्लस फॉर द सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, जब तक कि आपकी मैच्योरिटी होगी, यहाँ पर डॉट डॉट अप टू एन तक, प्लस लास्ट में उसकी टर्मिनल वैल्यू और होगी जो हम उसको ऐड कर देंगे। और सेम यही जब आपका इरिडीमेबल होगा तो उसमें केवल सिंगल फॉर्मूला, मतलब सिंगल फॉर्मूला। पीडी का मतलब कि टोटल आपका जो डिविडेंड होगा, के जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, और पी आपका जो प्रिंसिपल या फेस वैल्यू जो भी होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर अगर वो वैल्यूज रख देंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा। अब जो सबसे जरूरी है जो पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। मैंने पीछे भी बताया था कि इक्विटी को ही हम शेयर भी बोलेंगे, इक्विटी भी कहीं कहीं बोल देंगे, ठीक। तो वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी हम 3 बेसिस पर यहाँ पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। तो ये 3 बेसिस पर हम इक्विटी का वैल्यूएशन करेंगे, और वो कैसे होगा, लेट अस सी। Valuation of equity on the basis of accounting information. Book value approach. It is simply the firm's net worth divided by number of equity shares. मतलब कि जो आपके पास नेट वर्थ है, नेट वर्थ मतलब जो आपके पास जितने भी शेयर वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे, जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व सरप्लस होगा, उसमें से हम अपने लॉस को हटा देंगे, हम अपने लॉस को हटा देंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल एसेट है, जो हमारे पास टोटल एसेट है, उसमें से हम टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटा दें, तो वो हमारा नेटवर्थ कहलाया जाए। जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया था, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एंड बुक वैल्यू ऑफ टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, पहला। तो ये हमारे पास हमने क्या बताते हैं, ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड, ये चीज अभी बताई थी। तो यहाँ पर वही चीज देखें, जो हमारे पास नेट वर्थ है उसमें से अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दें इक्विटी शेयर होल्डर से, तो वो हमारा कहलाएगा बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, या इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग मतलब कि ये हमको अकाउंटिंग से रिलेटेड, इसको हमें रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, उसमें हमें इसको रखना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बुक वैल्यू अप्रोच, ठीक। तो जो नेटवर्थ होता है उसमें से जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम उनसे उसको डिवाइड कर दें नेटवर्थ को, तो हमारे पास जो इक्विटी की बुक वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर दूसरा है लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच। लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच, तो इसमें क्या है कि जो फर्म जो एसेट होते हैं उनकी वैल्यू और जो हमारे पास अमाउंट जो हमें पे करना है अपने क्रेडिटर्स को, उनका डिफरेंस, और जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम उनके डिफरेंस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक। मीन्स द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू माइनस अमाउंट पेबल टू ऑल क्रेडिटर्स, मतलब कि जिनको हमें उधार देना है,
वो हम सब हटा दें। जो हमारे पास टोटल जो एसेट्स हैं, जो हमारे पास लगता है कि हमारे पास ये एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को में से हम जो हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू है जो हमें पे करना है उसको हम हटा दें, और जो आएगा उसमें से हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास लिक्विडेशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच। फिर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, इसका हम बाकायदा सॉल्यूशन करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में, क्योंकि ये डिविडेंड वाला जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इसका थोड़ा सा फार्मूला भी अब याद रखना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड। मतलब कि एक साल के लिए एक बार के लिए पूरा, और फिर अलग अलग ईयर्स में, मान लीजिए कि जैसे एक साल के लिए, या फिर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरह से। तो जब इस तरह से निकालना होता है सिंगल पीरियड के लिए, तो जब कोई भी शेयर होल्डर अपने पास शेयर केवल एक साल के लिए रखता है, तो हम उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? तो उसका वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास P0 इक्वल टू D1, D1 यहाँ पर डिविडेंड, D1 यहाँ पर डिविडेंड अपॉन 1 प्लस R की पावर 1, R यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्लस P1 जो आपका शेयर की वैल्यू है, अपॉन 1 प्लस R। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा सिंगल पीरियड वैल्यूएशन। अब यहाँ पर मान लीजिए, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ब्राइट लिमिटेड 5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर जो है इशू करने का घोषणा करता है। मीन्स ब्राइट लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹5 and reach a price of ₹70 a year. What is the price at which the equity share would be sold to the investor now if the required rate of return is 14%? कह रहे हैं कि ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी है कोई, वो 5 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा करती है जब उसका शेयर 70 रुपए पर पहुंच जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी प्राइस अभी क्या होगी, इन्वेस्टर्स को वो कितने पर बेचें अगर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 14% का हो। तो डिविडेंड कितना दे रहा है, 5 रुपए का, तो D1 की वैल्यू हो गई 5, प्लस कब पहुंचेगा, मतलब कि शेयर की वैल्यू कितनी, 70 रुपए, तो P1 की वैल्यू हो गई 70। ठीक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, 14%, मीन्स 0.14%। यहाँ पर परसेंट जितने भी होंगे हम उसमें 100 से डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है ना। अब हमें D1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस P1 अपॉन 1 प्लस आर कर दें हम, तो आ जाएगा हमारे पास। तो D1 की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन 1.14 प्लस P1 की वैल्यू 70। P1 क्या है हमारे पास, शेयर की वैल्यू जो हमारे पास पहुंची थी कितनी, 70 रुपए पहुंची थी, तो 70 अपॉन 1.14। अब दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, 65.80, 65.80। तो मतलब कि अगर अभी कोई, जब ब्राइट लिमिटेड कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि अगर उसका शेयर 70 पर पहुंच जाएगा तो वो 5 रुपए का डिविडेंड देगा, तो अभी अगर कोई खरीदेगा उस कंपनी का शेयर तो उसको पड़ेगा 65 रुपया 80 पैसे का। मतलब कि अगर कंपनी ने घोषणा करी है और आपने अभी उसकी खरीद दी, मान लीजिए एग्जाम्पल आपने 100 शेयर खरीद लिए, यहाँ पर आपने 100 शेयर खरीदे। ठीक, तो 100 शेयर खरीदेंगे तो 65 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 65.80 इंटू 100। आपने इतने के खरीदे, ठीक है ना। ये आपने 6580 रुपए के 100 शेयर खरीदे। अब जब ये 70 पर पहुंचेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 70 इंटू 100,
ये हो गया 7,000। मैं बता रहा हूँ इसमें देखिए शेयर में कैसे फायदा होता है। ये हो गया आपका 7,000। अब ये तो आपकी इनकम हो गई। आपने 6,580 के शेयर खरीदे थे और वो मिले आपको 7,000 प्लस आपको इसमें 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी मिलना है। तो आपका इसमें इक्वल टू 5 कितने शेयर थे 100 इंटू 100 तो ये 500 और तो ये अब आपको मिलेगा कितना 7,500। ये आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि जो शेयर में पैसा लगाता है वो जल्दी अमीर हो जाता है। आपको मिलना था 7,000 लेकिन मिला आपको 7,500। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने जो वैल्यूएशन है सिंगल पीरियड में करते हैं। बाकी मल्टी पीरियड का हम लोग बाद में इसका निकालेंगे। तो अब अगर यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और अगर इसमें भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कभी भी आप कैंपस में आकर के पूछ सकते हैं। 12 बजे के बाद आइए और पूछ लीजिए।